हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई में अक्सर क्या आप जानते हैं से जो कटिंग दिया हुआ रहता है ना एनसीईआरटी की बुक में, तो वहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में एक दो सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का पूरा जो कटिंग रहता है ना, इस तरीके से कि आप जानते हैं रोचक तथ्य, तो इन सब चीज़ों से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न को बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि आपका 2 नंबर पक्का हो सके। ठीक है, 2 नंबर तो बनता ही है यहाँ से। 1-2 नंबर हमने जैसा कि TRE 3 तक अगर आप लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो महसूस किए होंगे, रियलाइज़ किए होंगे कि क्या आप जानते हैं, ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है। एक बार याद होगा ना कि बांस ड्रिप सिंचाई वाला से पूछ लिया गया था कि कहाँ पे होता है ये वाला, तो देखिएगा एक अलग से फैक्ट में ही दिया हुआ है, अलग से कटिंग बॉक्स में बना करके। तो ये जो डब्बा वाला बॉक्स वाला जितने भी फैक्ट या फिर क्या आप जानते जो दिया रहता है ना, उन्हीं से हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का पूरा हम कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 6 को यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। जितने भी इस तरह के दिए हुए हैं या फिर रोचक तथ्य दिया हुआ है, उन सभी को यहाँ पे लिया है हमने और उससे संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं वो बनाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वैसे आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोग से मिल रहे हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कहीं व्यस्त हो गए थे, उसके क्षमा चाहूँगा। यहाँ से आप वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। ठीक है, क्या क्या फैक्ट यहाँ पे मौजूद है हमारे पास इस क्लास 6 में। तो चलिए देखिए, पहला यहाँ पर है बॉक्स में, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। कुछ ऐसा दिया हुआ है। फसल पर क्या होगा? प्रभावित होगा या नहीं होगा? कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे चला जाएगा? गर्मी का मौसम लंबा होगा या फिर छोटा होगा? ठीक है, इस तरीके से सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरह से क्या सवाल बनेगा हमने तो बनाया है, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा चर्चा कर लें कि अगर हम मानसूनी वर्षा अगर कम होती है या नहीं होती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा फसल पर? तो ये तो प्रभावित होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, कुएं के पानी का स्तर क्या होगा? नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम क्या होगा? छोटा होगा या लंबा होगा? तो ये लंबा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो इसका मतलब है कि मौसम शुष्क होगा। शुष्क होगा मतलब गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा समय तक लगेगी, इसलिए दिन की अवधि आपको लंबी महसूस होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे लंबा होगा। ठीक है ना। अब देखिए सवाल कैसे बन सकता है। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? फसल प्रभावित होगी, कुएं के पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, गर्मी का मौसम लंबा होगा, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल ही सही, डी विकल्प सही हो जाएगा। तीनों यहाँ पे सही होगा, है ना। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? फसल तो प्रभावित होगा ही होगा, कुएं का पानी का स्तर भी नीचे चला जाएगा और गर्मी का मौसम लंबा होगा। तीनों कथन सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है कि आप जानते हैं में दिया हुआ है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है ना, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आप जानते हैं में दिया हुआ है। अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए सवाल क्या बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? सवाल ही पूछा जा सकता है ना यहाँ से कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? गंगा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सवाल बनेगा। ठीक, और क्या बन सकता है? और बन सकता है कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? नील डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, यहाँ सब देख सकते हैं, है ना। ये देखिए जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है ना। ये है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी सवाल बन सकता है यहाँ से कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो ये है सुंदरवन का डेल्टा। आगे और एक सवाल बन सकता है यहाँ से। देखिए सवाल क्या बनेगा कि सुंदरवन डेल्टा का आकार कैसा है? वर्ग का आकार है, वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा
क्या होता है, ये त्रिभुजाकार का होता है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और सवाल यहाँ से बन सकता है, इसी के आप जानते हैं से। देखिएगा सवाल क्या है, नदी का मुहाना क्या होता है। नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहाँ से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में गिरती है, वह स्थान जहाँ नदी किसी झील में मिलती है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में गिरती है। ठीक है, नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में गिरती है। तो देखिए यहाँ से इस टॉपिक से 3-4 सवाल बन सकता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इसका PDF फाइल चाहिए ना तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर चाहिए PDF फाइल तो। ठीक है ना, नहीं चाहिए तो फिर ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने का। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। चलिए कि यहाँ पे है, इससे क्या सवाल बनेगा देखिए ज़रा क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। जलोढ़ निक्षेप ये क्या है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती हैं तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। ठीक है ना, जलोढ़ निक्षेप क्या है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती हैं तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। सहायक नदी क्या है? तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं। ठीक है ना, अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं, ये इसी को ही कहते हैं सहायक नदी। आइए सवाल क्या बनता है देखते हैं। सवाल बनेगा जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं। विकल्प में दिया रहेगा, नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी, पहाड़ों से गिरे पत्थर, समुद्र की रेत, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही, नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, और सवाल बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। देखिए सवाल बन सकता है, सहायक नदी मुख्य नदी में जल कहाँ से विसर्जित करती है? सहायक नदी मुख्य नदी में जल कहाँ से विसर्जित करती हैं? केवल बाईं ओर से, केवल दाईं ओर से, किसी भी तरफ से, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है किसी भी तरफ से। सहायक नदी मुख्य नदी में किसी भी तरफ से जल को विसर्जित कर सकती हैं। ठीक है, सी विकल्प सही होगा। देखिए अगला है, क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? ठीक है, तो यहाँ से एक तो सवाल बन सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय है, तो 7, कनाडा में कितना है, तो 6। ये 2 सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, एक सवाल और भी बन सकता है कि पश्चिम से, यहाँ देखिएगा, जिनका बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है ना, और पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है, एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे देखेंगे ना, थोड़ा सा रुकिएगा, जैसे ये वाला पूरब से पश्चिम की बात हो रहा है ना, पूरब से पश्चिम, अगर ये विस्तार अगर कुछ इस तरीके से ज़्यादा है तो इसका मानक समय ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पे। तो रूस का कुछ ऐसा ही है, रूस का देखेंगे कि इसका जो विस्तार है इस तरीके से ज़्यादा विस्तार है तो इसका मानक समय ज़्यादा होगा। ठीक है, यही बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन पूछा है आपसे कि रूस में कितने मानक समय होगा, तो चलिए देखते हैं, सवाल इसी से बना लेते हैं। सवाल ये है कि रूस में कुल कितने मानक समय हैं? 6, 7, 11, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। याद रखिएगा, रूस में कुल कितने मानक समय हैं? तो 11 हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना है? तो 7 है, कनाडा में 6 है मानक समय, भारत में कितना है? 1 ही है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, क्या आप जानते हैं इसे? पॉइंट है, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ठीक है ना, ये पॉइंट फैक्ट याद रखना है कि प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितना है? 8,848, लेकिन अब देखेंगे तो अपडेटेड ये 8,849 मीटर दिखाएगा आपको। ठीक है, तो इससे भी ऊंचा देखेंगे कि ये कौन सा है? मोनाकी पर्वत है। ठीक है, ये सागर की सतह के नीचे है, मतलब क्या, जैसे ऐसे है ना, जैसे समझिए, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा, देखिए सतह है, ये सतह हो गया हमारा।
मेन सतह, और ये हो गया हमारा, ये हो गया समुद्र के नीचे की सतह। तो सतह के नीचे भी देखेंगे ना, जो पहाड़ कुछ इस तरीके से भी होते हैं, पहाड़ भी बने होते हैं समुद्र के नीचे भी, समुद्र की जो सतह होता है ना उसके नीचे। और ये वाला आपका हो गया, ये वाला पर्वत जो कि सतह से ऊपर उठा हुआ भाग है। तो ये मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, और ये सतह से नीचे है। इसी जो गहराई है वो कितना है, 10,205 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी देखेंगे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग को लगता है ना ऐसा कि सिर्फ सतह के ऊपर ही जो स्थलाकृति हैं उबड़ खाबड़ होती हैं, ऊपर ऊंचावच स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समुद्र की सतह के नीचे भी आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके होती हैं, तो ये ऐसे से बना होता है वहाँ भी, है ना। तो समुद्र के नीचे भी सतह ही वैसे ही है जैसे पृथ्वी के ऊपर में ये सतह के ऊपर में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसे सवाल क्या बनेगा वो देख लेते हैं। सवाल ये है कि प्रशांत महासागर में स्थित मौनाकी पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है। सवाल ये बन सकता है आपसे कि प्रशांत महासागर में स्थित मौनाकी पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है। 8,888 मीटर, 10,205 मीटर, 11,012 मीटर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,205 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, 10,205 मीटर। और ये भी याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है ये, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। सवाल ये भी बन सकता है ना कि मोनाकी पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा, 2 सवाल बन सकता है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ पे परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। ठीक है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं ना तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती रहती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, वैसे किताब में एनसीईआरटी बुक में 7.4 में परवाल द्वीपों को दिखाया था वहाँ पे। ठीक है, तो उसका हमने क्लिप नहीं लिया हुआ है। ठीक है, बट आपको परवाल समझना है क्या है, ये एक समुद्री जंतु के कंकाल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ से। तो देखिए सवाल क्या बनेगा यहाँ से। तो ये सवाल ऐसा बन सकता है कि परवाल वास्तव में किसके कंकाल है। छोटे मछलियाँ, समुद्री पौधे, छोटे समुद्री जंतु का, या एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा छोटे समुद्री जंतु। ठीक है, परवाल क्या है, वास्तव में ये छोटे समुद्री जंतु के कंकाल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं इसे क्या है सवाल यहाँ पे। ये पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे है। पहला तो ये है, ध्यान रखना है कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती हैं। ठीक है, और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और ये पूछा है आपसे कि 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल बनेगा यहाँ से। पहला तो सवाल यही बनेगा कि कितनी ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। ठीक है, पर्वत की बात हो रही है। 100 मीटर से अधिक, 300 मीटर से अधिक, 600 मीटर से अधिक, एक से उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, 600 मीटर से अधिक। 600 मीटर से अधिक खड़ी ढाल और ऊंचाई वाली जो पहाड़ी होती है उसे पर्वत कहा जाता है। ऐसे कम है तो उसे पहाड़ी कहेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बन रहा है। 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम क्या हैं। ठीक है, या फिर विकल्पों में से बताना है आपको कि कौन सा 8,000 मीटर से ऊंचे पर्वत के कुछ नाम हैं। पहला विकल्प में दे रखा है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहात्से, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, एंडीज, रॉकी, हिमालय, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहत्से जो है ना, ये इसकी ऊंचाई अब देखेंगे तो 8,000 मीटर से अधिक है, जबकि विंध्या, सतपुड़ा, अरावली, एंडीज, रॉकी, हिमालय, तो ये सभी का जो ऊंचाई है 8,000 मीटर से कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ फैक्ट यहाँ पे हमने दिया है, जैसे कि विंध्या के बारे में बात करें तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है मात्र। ठीक है, वहीं सतपुड़ा देखेंगे तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर है। वहीं बात करें अरावली के बारे में तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर है। ठीक है, और बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। वहीं बात करें फुजियामा
ठीक है। इसकी ऊंची जो सबसे ऊंची चोटी है ये केंगेनगा माइन है, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 3776 मीटर है। वहीं बात करें किलिमंजारो का, तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है उहुरु पीक, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। एक है एटना, जिसे माउंट एटना भी कहते हैं, इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिखर क्रेटर, जिसकी ऊंचाई 3557 मीटर है। ठीक है, तो इन सब फैक्ट को अभी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक है दिया हुआ कि जल संधि और एक है आपका स्थल संधि। स्थल संधि क्या है? कहता है स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि। जल संधि क्या है? तो पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पूछा है आपसे कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ठीक है, तो सवाल तो यही बन सकता है पहला की, है ना, कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए क्या है। ठीक है, तो देखिए सवाल यहाँ से बना लिए हैं। सवाल यही है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि जल संधि आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिए दो भूभाग हैं, बड़े भूभाग है, इसके बीच में देखेंगे तो यहाँ पे पानी का, मैंने कह सकते हैं पानी का बीच में एक रास्ता है। ठीक है, छोटा संकीर्ण रास्ता है, उसे जल संधि कहते हैं। ठीक है, और स्थल संधि क्या है? तो देखिए दो बड़े भूभागों के बीच में क्या है ना, संकीर्ण भाग है जो स्थल है, जमीन है। ठीक है, जमीनों से पत्ते संकीर्ण भूमि से एक बड़े भागों को जोड़ता है ना, उसे ही स्थल संधि कहते हैं। जबकि देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जल संधि है। जल संधि का मतलब है कि इसके बीच में ना एक संकीर्ण भाग है जो जल के माध्यम से दोनों देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसे ही जल संधि कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो वही चीज़ लिखा है कि पानी का संकरा भाग होता है ना, ये पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़े जल राशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए जल जल का बड़ा भाग इधर है, एक भाग इधर है, और दोनों को यहाँ पे जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है? तो एक पतला संकीर्ण यहाँ पे पानी है, दोनों को जोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है आपका, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, जापान की जुंको तोबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ठीक है, तो यहाँ से कई सवाल बन सकते हैं, सारे सवालों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल यहीं से ज़्यादातर दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं इसे सवाल क्या बनता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल से क्या बनेगा, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विकल्प में है जुंको तबई, एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे शेरपा, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो थी ना, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, अर्थात विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट को पकड़िए। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन और क्या बन सकता है, देखिएगा ध्यान से। विश्व की पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा? अब बात हो रहा है यहाँ पे पहली महिला की जिसने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल, तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जुंको तबई, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद होगा, जापान की जुंको तबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है, तो विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये कथन, जापान की जुंको तबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है, चलिए एक सवाल और बन सकता है यहाँ से। सवाल क्या बनेगा, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने किस तारीख को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था? बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने
किस तारीख को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था? कब रखा था? तो याद होगा 23 मई 1984 को। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, जबकि जापान की थी ना वो जुंको तबई, विश्व की पहली महिला जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। जबकि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर कदम रखा था। ठीक है, तो ये तीनों डेट याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिमाइंड करवा दे रहे हैं। पहला डेट याद रखिएगा 1953 का। ठीक है, दूसरा डेट याद रखना है 1975 का। इसके बाद डेट याद रखिएगा 1984 का। ठीक है, 1984 को है ना बछेंद्री पाल जो थी भारत की, जो एवरेस्ट पर कदम रखी थी। ठीक है, यही वही बात करें 1975 को तो ये जापान की पहली महिला जिंगो तबई जो कि माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। और सबसे पहले वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये जो दो व्यक्ति थे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा। ठीक है, इन दोनों ने 1953 में पहली बार पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। कह सकते हैं कि फतह हासिल की थी, चढ़ाई की थी। ठीक है ना, तो ये तीनों डेट याद रखिएगा 1953, 75 और 84। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं? याद रखना है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या बनेगा यहाँ पे? सवाल ये बनेगा कि अपने स्थान का अक्षांश जानने के लिए किस तारे का कोण मापा जाता है? ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि अपने स्थान का अक्षांश जानने के लिए किस तारे का कोण मापा जाता है? मंगल तारा, ध्रुव तारा, शुक्र तारा, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। पहले तो देख लीजिए कि क्या आप जानते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती है। ठीक है, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है। ठीक, चलिए सवाल क्या बनेगा? देखिए सवाल बन सकता है यहाँ से कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी की किस विशेषता के बारे में बताया था? अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी गोल है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पृथ्वी गोल है ये तो बताया था। ठीक है, और ये भी बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है। ठीक है, तो ये सही था। ये कथन नहीं बताया था, अर्थात यहाँ पे ए और सी सही होगा, अर्थात विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक कथन यहाँ पे ऐसी है जो विशेषता है आर्यभट्ट के बारे में, जो उन्हें पृथ्वी के बारे में बताया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक रोचक तथ्य दिया हुआ यहाँ पे कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वहीं बात करें मानव निर्मित उपग्रह के बारे में, तो यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया होता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी की संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह का नाम जैसे इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि। ठीक है, चलिए सर सवाल क्या बनेगा देखते हैं। सवाल बनेगा ये कि उपग्रह क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, या फिर ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, या पृथ्वी पर संचार माध्यम, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही यहाँ पे विकल्प नंबर बी, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक, एक सवाल और बनेगा यहाँ से। मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सभी सही हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। इससे बन सकता है यहाँ से कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के उदाहरण क्या हैं? तो इनसेट भी है, IRS भी है, एडुसैट भी है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर एक से अधिक। चलिए और देख लेते हैं और क्या रोचक तथ्य दिया हुआ इसमें।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर कोई गया है। ठीक है, सवाल ये है कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो याद रखिएगा, हमने एक कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला हुआ है, वहाँ पे जाकर भाग ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, उसका फिर हम रिव्यू करके बताएंगे आप लोगों को कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जरूर जाइएगा कम्युनिटी पोस्ट में, और वहाँ पे एक इसी तरह का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें 90% लोगों का जवाब गलत आ चुका है। ठीक है, जिसमें से लगता है 300-400 से ऊपर लोगों ने भाग ले चुके हैं। ठीक है, तो उसमें 90% से ऊपर लोगों का आंसर गलत आया हुआ है, 90% से ऊपर। ठीक है, तो आप लोग भी जाके वहाँ पर भाग लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, चीटिंग नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल क्या बनेगा यहाँ से। सवाल बनेगा कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने यह उपलब्धि किस तारीख को हासिल की थी। 20 जुलाई 1969, 3 अप्रैल 1984, 1 फरवरी 2003, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा 20 जुलाई 1969। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए क्या आप जानते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और एक ये है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखें। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई सवाल नहीं बना पाए, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, पता नहीं यहाँ से किस तरह का सवाल बन सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं आया। ठीक है, बट यहाँ से हमने एक सवाल बनाया है, क्या आप जानते हैं। देखिएगा सवाल क्या है। सवाल सिंपल सा ये बन सकता है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। 3 लाख किलोमीटर पर घंटा, 3 लाख किलोमीटर पर मिनट, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, काफ़ी होता है ना। चलिए अगला है कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे सवाल क्या बनता है। सवाल क्या है, सवाल बनेगा इससे कि किन ग्रहों के चारों ओर वलय होने का उल्लेख किया गया है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प, एक से अधिक। बृहस्पति, शनि, यूरेनस है ना, के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों के बने हुए हैं। ठीक है, और इन्हें हम लोग शक्तिशाली दूरबीन से देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों के एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है, देखिए जरा। सवाल ये बन सकता है कि आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा किसके कारण चमकते हैं। स्वयं के प्रकाश के कारण, तारों के प्रकाश के कारण, या परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ लिखा था ना कि उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न इतने सारे। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे हमने कोई टेस्ट नहीं लिया था, आप लोग को तो हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ा रहे थे। ठीक है, कि क्या दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं में क्या दिया गया और उससे सवाल क्या बन सकता है। ठीक है, आप बोलिएगा तो नेक्स्ट टाइम हम इसी से हम फिर से क्या करेंगे, सवाल सिर्फ आप लोग से टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, पहले पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, ये सब जो दिया हुआ है क्या आप जानते हैं सो हटा देंगे और फिर सिंपल से टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लगता है यहीं तक ठीक है, समझ में आ गया, याद हो गया, तो काफ़ी है। फिर हम लोग फिर क्लास 7 में जितने भी दिए हुए हैं इस तरीके से उनको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स तो आप लोग के लिए हमेशा खाली रहता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।